राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है और ऐसे में यहां पर चुनाव करवाए जाने हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम क्या रहेगा ये आज सामने आ सकता है। इलेक्शन कमीशन आज प्रेस वार्ता उन्होंने बुलाई है जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है। और करौली के सपोटरा से बड़ी खबर सुनिए। जेसीबी से नाली खुदाई के दौरान मंदिर गिरने के मामले में जिस महिला की मौत हुई थी, घटना को लेकर आक्रोश लोगों का हर बीतते पल के साथ बढ़ता जा रहा है। जो मृतक महिला है उसके घर पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, सर्व समाज के लोग जुटे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। ये धरना लगातार जारी है। मृतक महिला के पति शिव कुमार की ओर से पुलिस में एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें संवेदक और मुनीम पप्पू पर मंदिर गिराकर हत्या का आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही सीओ से आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? साथ ही दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो देख पा रहे हैं धरने की, प्रदर्शन की और उनसे आला अधिकारियों की बातचीत की भी। जी धर्मेंद्र। जी देखिए, बता भाजपा इस पूरे मंदिर प्रकरण को लेकर सर्व समाज के साथ मंगलवार शाम को ही जो का है सीमा देवी उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। अभी समझाइश के दौर चल रहे हैं, लेकिन भाजपा ही है और सर्व समाज के लोग हैं, साथ ही मृतका के जो पति हैं उनकी एक ही मांग है कि जो के खिलाफ कार्रवाई हो और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। जो आरोपी में जिसके खिलाफ एफआईआर उसकी गिरफ्तारी हो, साथ ही गिरफ्तारी हो, पुनर्निर्माण का उन्हें आश्वासन मिले, इसके बाद ही धरना समाप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि घटना के धरने की जानकारी पति ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या लिखवाया है, क्या लिखा है? जो रिपोर्ट दी उसमें आरोप लगाया है कि जानबूझकर मंदिर को गिराया गया और जो महिला है उसकी मंदिर गिरने से हत्या हुई है। तो जो एफआईआर है वो 279 धारा में दर्ज कराई गई है और आरोप लगाया गया कि मंदिर को जानबूझकर गिराया गया और महिला की गई है। जी सबने तो पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? क्योंकि देखिए नामजद लग रहा है हिसाब किताब, जिन दो लोगों पर आरोप लग रहे हैं या जिन दो लोगों की बातचीत हो रही है उसमें से एक तो कंफर्म नामजद है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जांच जो है वो इसी दिशा को मंदिर घुस कर गिराया गया या मंदिर दुर्घटना मत गिरा है, तो ये एक जांच का विषय है और इसमें जांच में इसलिए भी टाइम लगेगा कि जो जिस जगह मंदिर के लिए नाली खुदाई का काम चल रहा था उसके बिल्कुल साथ में ही सटाकर नाली जो नींव लगी हुई थी मंदिर की और नींव से बिल्कुल सटाकर नाली खुदाई का काम किया जा रहा था। आरोप ये भी है कि एक दिन पूर्व में जब नाली खुदाई चल रही थी तो कुछ लोगों ने विरोध किया था कि नाली खुदाई बिल्कुल मंदिर की नींव से सटाकर नहीं की जाए, लेकिन फिर भी नाली की खुदाई की गई। इसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी सबने धर्मेंद्र, इस बीच वो एक और महिला जो मलबे में दबी थी और घायल हुई थी जिसकी हालत गंभीर थी, उसकी क्या स्थिति है? जी देखिए, उनका बताना चाहूंगा जयपुर में उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति अभी फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी तो फिर चलिए, शुक्रिया। बढ़ते आगे, बात करते हैं दिव्या मित्तल की, जिन पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहा है। अजमेर से रिमांड पर लेने के बाद एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को जयपुर एसीबी की टीम राजधानी लेकर पहुंची। 20 जनवरी को दिव्या मित्तल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, 4 दिन की रिमांड एसीबी ने मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर दिव्या को एसीबी को सौंपा। ऐसे में 20 जनवरी तक यानी इन 3 दिनों तक गहनता से पूछताछ होगी। एसीबी के पास एक क्वेश्चनेयर पहले से ही तैयार है। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जवाब ले लेने की। कई राज से पर्दा खुल सकता है। देखिए, खासकर एक लैपटॉप है दिव्या का जो कि जब्त किया गया और इससे एक बड़ा खुलासा हुआ है।
ये जो जब्त लैपटॉप है, ऐसा बताया जा रहा है कि एसीबी से बचने के लिए परिवादी की लोकेशन ट्रेस करवाई जा रही थी। तो एसीबी के पास दिव्या का लैपटॉप है, मोबाइल है। जानकारी ये भी मिल रही है कि एक मोबाइल उन्होंने शायद झील में फेंक दिया था, उसे लेकर क्या स्थिति है वो भी क्लियर करना चाहेंगे। और इस 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में, एनडीपीएस केस के मामले में और क्या क्या तथ्य हैं और क्या क्या परतें हैं, वो हो सकता है इस पूछताछ के दौरान सामने आए। पूछताछ में रिश्वत कांड से जुड़ी कई परतें खुल सकती हैं और यही कोशिश एसीबी की रहेगी। इतना तो तय है कि इस पूछताछ के बाद हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि एसीबी दोबारा 20 तारीख को जब दिव्या को कोर्ट में पेश करे तो दोबारा रिमांड मांगे। लेकिन दोबारा रिमांड मांगने के लिए जो पुख्ता जानकारियां और चाहिए या जो पुख्ता बातें कोर्ट में रखनी पड़ेंगी, वो इन 3 दिन पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, आज से 3 दिन का रिमांड जो है वो शुरू हो गया है। 20 जनवरी तक दिव्या मित्तल जो है वो एसीबी की गिरफ्त में होंगी, एसीबी की रिमांड पर होगी। और एसीबी की रिमांड के दौरान एसीबी के जो अधिकारी है टीएसपी मांगेलाल, वो ये पूछताछ करेंगे कि आखिर सबसे पहली बात होगी लैपटॉप में कौन कौन से राज है। लैपटॉप जब खोला जाएगा तो वो ये कि क्या दवा कारोबारी जो कि परिवादी था उसकी क्या कॉल डिटेल्स निकलवाई गई थी, क्या उसकी लोकेशन कब कब किसके जरिए मंगवाई गई, कैसे उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया। उसके अलावा रिश्वत से जुड़े इस मामले में क्या कोई और लोग भी पीड़ित रह चुकी, जो एसीबी के पास जो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उसमें दिव्या मित्तल ये कहती हुई नजर आ रही है कि गुरनानी सहित और भी लोगों का हश्र यही हुआ, उनको भी जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। ऐसे में इस तरह से डरा धमका करके 2 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही थी। और अंतिम टाइम में जब लास्ट टाइम जो एसीबी का सत्यापन हुआ तब 50 लाख रुपए की डिमांड दवा कारोबारी को डरा धमका कर इसी तरह से की गई थी। तो एसीबी 3 दिन की रिमांड के दौरान ये पूछताछ करेगी कि दिव्या मित्तल ने और कौन कौन से लोगों से रिश्वत के स्केल में बड़ी रकम वसूली है। जी विष्णु, ये जो लोकेशन ट्रेस वाला पॉइंट सामने आया है, या यूं कहें कि ये जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि अपनी तरफ से दिव्या मित्तल काफी सावधानियां बरत रही थी। देखिए, बिल्कुल लोकेशन ट्रेस करने का दिव्या मित्तल चूंकि काफी तेजतर्रार है, 2010 बैच की है, उदयपुर में रही है और उसके पहले भी जानकारी सामने, इसलिए उसको पता था कि जब 2 करोड़ रुपए की डिमांड हुई, कहीं ना कहीं कारोबारी जो है उसको जब डराया धमकाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एसीबी संपर्क करेगा। इसीलिए वो उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन को लगातार ट्रेस करी थी। और इसीलिए जब कारोबारी दिव्या मित्तल से मिलता है तब उससे पूछा कि तुम्हारी जो लोकेशन है वो झलावन में आई थी, क्या तुम एसीबी गए थे। तो इसीलिए दिव्या मित्तल और उसका जो दलाल था वे दोनों सतर्क थे और शायद इसीलिए एसीबी का ट्रैप सफल नहीं हो पाया। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु। और भरतपुर से बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। देखिए, आज एक खबर के लाइव के दौरान न्यूज 18 राजस्थान ने ये जानकारी हासिल की और इस बात का खुलासा किया कि भरतपुर में प्रशासन की नाक के नीचे निजी स्कूल कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल आज एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। डंपर ने इस स्कूल बस को टक्कर मार दी जिसमें 15 से 20 बच्चे घायल हुए। इनमें से मैक्सिमम बच्चे वो थे जो 8वीं कक्षा से नीचे थे। और ठंड और शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर के जो आदेश थे वो ये साफ कह रहे थे कि 8वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी स्कूलों की छुट्टी रहेगी उनके लिए, और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रशासन ने एक टाइम सेट कर दिया था जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होना था। लेकिन आज जैसे ही ये स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, इससे ये साफ हो गया कि कलेक्टर के दोनों ही आदेशों की निजी स्कूल धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि बच्चे ठीक है, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टियां दे दी गई, लेकिन अब अभिभावक भी ये बता रहे हैं कि स्कूल उन पर दबाव डाल रहा था। अभिभावकों ने अपने स्तर पर प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि बच्चों को बुलाया जा रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन शिकायतों की अनदेखी की। ऐसे में कहीं निजी स्कूलों के साथ बार बार जो विभाग की मिलीभगत की बात सामने आती है वो तो एक फैक्ट नहीं है। अब ये एक गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहा है और साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इस घटना का संज्ञान लेकर अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई इनिशिएट क्यों नहीं की गई है। बस का जो ड्राइवर है उसकी भी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज करवाया जा रहा है। और इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर मुझे सुन रहे हैं और इस खबर के बारे में जान रहे हैं, विश्वास मानिए नदबई कस्बा और भरतपुर के और भी कई इलाकों में स्कूल संचालित हो रहे हैं, वहां पर कक्षाएं लग रही हैं। आप ये मानकर चलिए कि इस वक्त जो समय हो रहा है उसके हिसाब से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को ही स्कूल में होना चाहिए और पढ़ना चाहिए।
हालांकि उनको समय से पहले बुलाकर पहले ही आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन और भी कक्षाएं लग रही हैं। 8वीं के नीचे के बच्चों को भी बुलाया गया है। ऐसे में अभिभावकों में आक्रोश तो है, लेकिन आक्रोश को जाहिर करने का जरिया नहीं है, क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ये पूरी वस्तुस्थिति आज एक दुर्घटना ने सामने लाकर रख दी, जिसे न्यूज 18 राजस्थान लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों सीडीपीओ कमलराम मीणा कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? ऐसा नहीं है कि यह स्थिति आज थी, कल भी स्कूल खुले थे, परसों भी स्कूल खुले थे, और बीते कुछ दिनों से ये निजी स्कूल खुल रहे हैं कलेक्टर के आदेशों के बावजूद। देखिए जिस तरह की शीतलहर है, जिस तरह की ठंड है, उससे बचाने के लिए, क्योंकि बच्चों पर कहीं उसका भारी असर न पड़े, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी हेल्थ के रूप में चुकाना पड़े, ये निर्णय कलेक्टर ने लिया था कि शीतलहर की वजह से अवकाश को 18 जनवरी तक बढ़ाया जाए। इसके बावजूद निजी स्कूल पूरी तरह मनमानी या कहें गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और अभिभावकों को कहा कि भाई आपको बच्चों को भेजना है। अब अभिभावकों के पास क्या रास्ता रह जाता? उन्होंने शिकायत का रास्ता अपनाया, उन्हें सोल्यूशन नहीं मिला, उन्होंने सूचना देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया, और फिर निजी स्कूलों की मनमानी के सामने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपनों के सामने उन्हें अपने घुटने टेकने पड़े, और वो सुबह सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजने को मजबूर हो गए। और इसी कड़ी में आज जब ये स्कूल बस सड़कों पर जा रही थी, दुर्घटना का शिकार हुई, और कई सारे सवाल कलेक्टर के आदेश सीडीपीओ निजी स्कूलों पर खड़े कर चली गई। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए बच्चों को चोटें आई थी, आप जब बस देख ही रहे हैं, उसके आगे का जो कांच, खिड़कियों के कांच टूटकर अंदर की तरफ गिरे, बच्चों को चोटें आई, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान क्रिकेट संघ से जुड़ी खबर है। आज आरसीए की नई कार्यकारिणी पदभार ग्रहण करेगी। पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत पदभार ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बेहद नाटकीय तरीके से आरसीए का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद नई कार्यकारिणी बनी। वैभव गहलोत गुट सभी पदों पर आसीन हुआ और आज अपना पदभार ये ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना है और ये कुछ लाइव तस्वीरें हैं जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसकी नई कार्यकारिणी अपने बॉस आरसीए के बॉस वैभव गहलोत के अंडर में पदभार ग्रहण करेगी। और सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, बेहद नाटकीय तरीके से चुनाव संपन्न हुए और आज कार्यकारिणी अपना पदभार ग्रहण करने वाली है। क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरसीए में इस वक्त में नए अध्यक्ष वैभव गहलोत जो है, जो नई कार्यकारिणी है उसके तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वैभव गहलोत दोबारा अध्यक्ष की कुर्सी पर नए कार्यकाल के साथ में सामने है। तो वहीं उपाध्यक्ष इस बार शक्ति सिंह बने थे। सचिव भवानी शंकर सामोता यहाँ पर हैं, कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, संयुक्त सचिव राजेश पठाना और कार्यकारी सदस्य जो है फारूक अहमद जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे इस चुनाव में। और अब किसी तरह का जो गुटबाजी है वो ये कहा गया था कि आरसीए के अंदर नहीं रही है और आज आरसीए में ये कार्यभार ग्रहण जो है वो विधिवत तरीके से किया जा रहा है। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे और इन चुनाव के बाद में अब यहाँ पर 6 सदस्यीय कार्यकारिणी है, वो अपना कामकाज संभाल रही है। विधिवत और पूजा करते हुए जो कामकाज है वो यहाँ पर संभाला जा रहा है। आरसीए अध्यक्ष यहाँ पर जो है वो पूजा में शामिल हुए हैं और बाकी की कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और पहले की जो कार्यकारिणी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कई वरिष्ठ सदस्य हैं जो जिला संघों से
वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। बधाई का सिलसिला यहाँ पर जारी है और जिस तरह से नया विजन यहाँ पर रखा था कि इन जनरल महेश, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जैसा कि आपने बताया कि कुछ जिला संघों से भी चेहरे हैं, क्या नांदू गुट के भी चेहरे यहाँ पर आए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम क्रिकेट की भलाई के लिए एक साथ आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो एक शुभ अवसर है अगर, तो क्या उसमें वो गुट के चेहरे भी जुड़े हैं? देखो कपिल, अभी नांदू ग्रुप के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिस दिन विरोध निर्वाचन हुआ था और ईवीएम जिस दिन बुलाई गई थी, वहां पर बधाई देने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि वे आरसी में मिलजुल करके एक साथ साझा प्रयासों के साथ में हैं और किसी तरह की वे गुटबाजी में यकीन अब नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि, और दूसरी बात है कि ये भी थी कि उनके पास में नंबर गेम था नहीं और जिन लोगों पर वे भरोसा कर रहे थे वे भी उनके साथ में नहीं आए नांदू ग्रुप के साथ में। और आरसी में देखिए अभी राजेंद्र सिंह नांदू जी पहुंच गए। मैं नांदू जी से बात करना चाहूंगा। नांदू जी, किस तरह से समर्थन है आपका? विरोध निर्वाचन आपने करवाया? पूरा 100%। जो भी बातचीत हुई थी उस बातचीत पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और आज पूरी कार्यकारिणी जो निर्विरोध निर्वाचित हुई है वो कार्यभार ग्रहण करने जा रही है। इस मौके पर हम जितने भी लोग बाकी सब उपस्थित हैं और इस पूरे कार्यकाल में कंधे से कंधा मिला करके क्रिकेट विकास का कार्य करेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर क्रिकेट के विकास का कामकाज करेंगे। राजेंद्र सिंह नांदू है वो पहुंच चुके हैं खुद भी, और अब उनके समर्थकों के साथ भी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये बड़ी बात है। जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि समर्थन पहले से दे दिया है उन्होंने, और यही कारण है कि आज भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब किसी तरह का मनमुटाव जो है वो नहीं है, ये बात यहाँ पर मैसेज के तौर पर कहने की कोशिश है राजेंद्र सिंह नांदू और उनके ग्रुप की तरफ से। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अगर नांदू गुट भी यहाँ पर पहुंचा है और वो ये कह रहा है कि जितने भी वादे उनसे किए गए, जितने भी आश्वासन दिया गए उस पर आगे बढ़ा जा रहा है, तो ऐसे में ये एक शुभ संकेत है राजस्थान क्रिकेट के लिए भी। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महेश, अगर आप थोड़ा बहुत पैन कर भी वहां की चीजें दिखा पाए और अपनी बातचीत को जारी रखें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय लाइव तस्वीरें दिख रहे हैं और अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा कि यहाँ पर बाकी की जो पूरी तस्वीर है वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से बाकी के जो तमाम कार्यक्रम के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वैभव गहलोत के साथ में यहाँ पर रामपाल शर्मा है, पवानी सामूता है, शक्ति सिंह है, राजेश भडाना है और पूरी कार्यकारिणी। देखिए वैभव गहलोत अक्सर अपने शुभ कार्य जब भी रहते हैं तो अपनी डॉटर को साथ में लेकर के आते हैं, बिटिया को जो है वो साथ में रखते हैं और ये आज भी आरसीए के अध्यक्ष के लिए एक शुभ मौका है कि जब वे अपना कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर वे पहुंचे हुए हैं। और देखिए दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कार्यकारिणी के जो पहले की कार्यकारिणी के जो लोग हैं और जिला संघों से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही में आरसीए में जो नया कामकाज जो है खासतौर पर स्टेडियम का जो निर्माण का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इस लिहाज से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण काम है, बड़ा काम है। बिल्कुल, और ये भी अपने आप में देखिए सिंबॉलिक है बेहतर दिनों की ओर इशारा भी आप इसे कह सकते हैं कि एक तरफ राजस्थान में रणजी का मैच चल रहा है। कल तो जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में वैभव गहलोत खुद भी गए थे। एक तरफ रणजी का मैच चल रहा है और दूसरी तरफ आरसीए की कार्यकारिणी में बॉस के रूप में एक बार फिर वैभव गहलोत बैठ रहे हैं और पूरी कार्यकारिणी अपना पदभार ग्रहण कर रही है। जी देखिए सबसे मेरे साथ से आरसीए के जो पूर्व सचिव है अभी तक जो सारा कामकाज संभाल रहे थे, कल तक कार्यकारिणी में सेक्रेटरी जमाइन शर्मा जी हमारे साथ में, और मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप जो जमाइन शर्मा जी हमारे साथ में, और मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आप जो कामकाज आप लोग ने आगे बढ़ाया, अब कौन सा वो महत्वपूर्ण कामकाज जो है आरसी में अब नई कार्यकारिणी के सामने चैलेंज के तौर पर रहेगा? हमने कोशिश करी कि जो भी हमारे आपको पता जी आप हाँ जो भी हमने कार्यभार जब हमने संभाला था तो हमारा था कि राजस्थान में स्टेडियमों का निर्माण हो, वो कार्य हमने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया गया है और अभी फ़िलहाल अब जो भी काम हमारा बाकी है स्टेडियमों के संदर्भ उदयपुर, जयपुर, तो हमें आशा है कि नई कार्यकारिणी जल्दी ही उसको पूरा करेगी और दूसरे ज़िलों में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने कोशिश करी थी, शुरुआत भी कर चुके थे, उसको आगे बढ़ाएगी और हमारे खास करके जो प्लेयर हैं हमारे खिलाड़ियों के लिए
सबसे बेहतरीन सुविधाएं और उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारी टीमों का और हमारे प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लिए खेलें। यही हमारी नई कार्यकारिणी से हम वो आशा है। नई कार्यकारिणी से आशा कर रहे हैं नानू जी, आप लोग का भी समर्थन हो गया तो आरसी अब एक स्मूथ रन करेगा। हाँ, आज जब मूर्त के हिसाब से कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद राजस्थान की क्रिकेट गतिविधियों को किस तरीके से तेजी दी जाए। आप एक सवाल है, उन्होंने इशारों में कहा कि कुछ बातें हुई थी जिन पर आरसीए के नए चेहरों को वो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं। वो किस तरह की बातें हैं? या कोई क्षेत्रीय एकेडमी बनाई जाए और कोचेज की व्यवस्था करके, क्योंकि प्रतिभाएं हैं वो छोटी जगह से आ रही है। नानू जी, एक बात आपने कहा था कि कुछ बातें हुई थी जिनके साथ में आपने समर्थन दिया, कौन सी महत्वपूर्ण वो बात है? कुछ नहीं, क्रिकेट में जो गंदगी है उस गंदगी को दूर करना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही कार्य करूंगा। काफी इशारों में आप बात कर रहे हैं, क्या स्पष्ट? नहीं, बात इशारों की नहीं है। जिस तरीके की जो थी और क्रिकेट को खराब करने के जो प्रयास किए गए थे, उनके विचारों को ठेस पहुंची है। तो अपनी मांगों को लेकर के आज भी यहाँ पर नानू जी पहुंचे हुए हैं और साथ में देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो विधिवत रूप से जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। नई कार्यकारिणी पूरी तरह से पूजा में शामिल हुए हैं। सभी लोग जो लोग हैं कार्यकारिणी के, वो यहाँ पर पूजा के बाद में अपनी सीट है वो यहाँ पर संभालेंगे। देखिए, जब भी कोई शुभ मौका रहता है तो आमतौर पर आरसीए में वैभव गहलोत और उनकी कार्यकारिणी विधि विधान के साथ में, शुभ मुहूर्त के साथ में जो है इस कामकाज में यहाँ पर शामिल होती है। और आरसीए के जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जिलों से भी जो लोग हैं, जैसलमेर से विमल शर्मा जी पहुंचे। किस तरह से आज शुभकामनाएं देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं और क्या उम्मीद करते हैं अब आरसीए की नई इस कार्यकारिणी में जो वैभव गहलोत दूसरा टेन्योर करेंगे? पहले जो टेन्योर रहा है आदरणीय वैभव गहलोत जी का, वो बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत अच्छा रहा है। और उस दरमियान उन्होंने खेल के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का मामला हो, चाहे हर जिले में खेल को बढ़ावा देने का काम किया है उन्होंने। अपन बात करें तो जैसे अपने जोधपुर मारवाड़ के अंदर एक बहुत बढ़िया स्टेडियम तैयार हो गया पूरे मारवाड़ के लिए। उदयपुर संभाग के लिए उदयपुर में अच्छा स्टेडियम तैयार हो रहा है। जयपुर में तो सवाई मानसिंह स्टेडियम है ही। इस तरह से हम आशा करते हैं कि जिस तरह का 3 साल का कार्यकाल उनका रहा है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो आगे उनकी नई कार्यकाल जारी रहे। विवेक जी, टोंक में भी काम हुआ है कुछ आरसी में? चलिए ठीक है, शुक्रिया इन लाइव तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए महेश। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। 24 घंटे बाद भी पुलिस मासूम के शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है। देखिए, कल रेलवे ट्रैक पर खून से लथपथ मासूम का शव मिला था। खाटलपाना गांव में जो मृत बच्ची मिली थी उसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। कई सारी संभावनाएं थी जो शिनाख्तगी के प्रयास के दौरान जताई गई। जैसे हो सकता है, चूंकि रेलवे पटरी के पास में, रेलवे ट्रैक के पास में इस मासूम का खून से लथपथ शव मिला, ये किसी ट्रेन से गिर गई हो या किसी ने उसे फेंका हो। ऐसे में रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए, अन्य जगहों से भी सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए। इसके अलावा कहीं ये कोई और किसी तरह की घटना या हत्या का मामला है, इसे देखते हुए आसपास के इलाकों से भी जो प्रमुख पॉइंट्स है वहां से सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस के हाथ अब भी पूरी तरह से खाली हैं। अबोहर और भटिंडा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगाए। देखिए, इस बात को भी समझिए कि जिस वक्त इस बच्ची का खून से लथपथ शव वहां पर मिला, सबसे पहले रेलवे से बातचीत तुरंत ही शुरू कर दी गई ये जानने के लिए कि शव मिलने के समय से 1-2 घंटे पहले से 1-2 घंटे बाद तक यहां से कौन कौन सी ट्रेनें गुजरी हैं। इस बात को जांचने की कोशिश हुई, खंगालने की कोशिश हुई कि कहीं उन्हीं में से किसी ट्रेन में ये सफर तो नहीं कर रही थी। अगर सफर कर रही थी तो किसी के साथ थी, किसी के साथ थी तो क्या इसे किसी ने फेंका है, क्योंकि इस बात की प्रारंभिक जांच में संभावनाएं काफी मानी गई कि हो सकता है किसी ने हत्या के इरादे से इस बच्ची को ट्रेन से बाहर फेंक दिया हो या हत्या कर फेंका हो। ऐसे में उस एंगल को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए। अबोहर से और बठिंडा से स्टेशन से जो सीसीटीवी फुटेजेस मांगे गए उससे पुलिस के हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो कल थी वो 24 घंटे बाद भी बनी हुई है कि इसकी शिनाख्तगी, इस मासूम की शिनाख्तगी कैसे हो। सहयोगी अशोक मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक, क्या अपडेट्स हैं?
बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस के पास अभी तक किसी भी तरह से बच्चे की शनाख्ती को लेकर कोई भी क्लू नहीं मिल पाया है। हालांकि श्रीगंगानगर पुलिस की कई टीमें न केवल श्रीगंगानगर बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर और भटिंडा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे हुए हैं ताकि इस बच्चे की जल्द से जल्द शिनाख्त की जा सके। लेकिन लगभग 26 घंटे बीत चुके हैं इस बच्चे की डेड बॉडी को मिले हुए, लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई नहीं। लेकिन अशोक, जब पुलिस संभावना ही तलाश रही है तो संभावना तो इस बात की भी बनती है ना कि हो सकता है इसको ट्रेन से फेंका ही ना गया हो। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि लगभग 10 बजे के करीब जब इस डेड बॉडी को देखा गया तो 10 बजे से पहले भी ग्रामीणों की उस एरिया में मूवमेंट थी, वहां पर बॉडी नहीं दिखाई दी थी। लगभग 10 बजे के करीब भी ग्रामीणों ने रिपोर्ट किया कि इस बच्चे की डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई है। साथ ही साथ बच्चे का जो प्राइमरी डेड बॉडी का जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बच्चे की जो बॉडी थी वो काफी गर्म थी और एफएसएल की टीम ने भी संभावना यही जताई है कि आसपास किसी भी तरह के स्ट्रगल या फुटप्रिंट्स नहीं मिले, तो संभावना तो यही है कि उसको ट्रेन से ही फेंका गया है। लेकिन ट्रेन से किसने फेंका और इस बच्चे की एक्चुअल पहचान क्या है, ये भी पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और पुलिस इसी एंगल पे काम कर रही है, क्योंकि आसपास किसी ने भी बच्ची की किसी तरह की कोई मिसिंग रिपोर्ट हो या फिर जीआरपी आरपीएफ थाने के अंदर, यहाँ तक कि पंजाब के अबोहर और भटिंडा स्टेशन पर भी कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं है। तो मोटे तौर पर तो देखिए यही माना जा रहा है कि रेलवे ट्रेन से इस बच्ची की डेड बॉडी को फेंका गया। शुक्रिया अशोक। लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें, अगली खबर पर मैं आपसे बातचीत करूंगा क्योंकि अगली बड़ी खबर भी श्रीगंगानगर से ही मिल रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर ड्रोन दिखा है, पाकिस्तानी ड्रोन, जिस पर बीएसएफ जवानों ने तुरंत ही फायरिंग की। बीएसएफ द्वारा श्रीकरणपुर क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है। बीएसएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। देखिए, हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से जब भी ड्रोन ने भारतीय सीमा में उड़ान भरने की कोशिश की उसे गोलियों से गिरा दिया गया। इसके अलावा ड्रोन के जरिए तस्करी की कोशिशों को भी लगातार सदैव सजग बीएसएफ विफल करती रही है। इस ड्रोन के जरिए क्या इस बार भी तस्करी का ही मकसद था या कुछ और, इसके लिए बीएसएफ द्वारा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सहयोगी अशोक मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी है? देखिए, ये अल सुबह का मामला है जहां श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर के भारत पाक बॉर्डर पर भारतीय सीमा में पाकिस्तानी ड्रोन की एक संदिग्ध मूवमेंट देखी गई। जैसे बीएसएफ जवानों को संदिग्ध ड्रोन की मूवमेंट की आहट लगी, बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायर किया। हालांकि ये फायर हिट हुए या नहीं हुए ये भी कंफर्म होना बाकी है। साथ ही साथ बीएसएफ ने उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। यदि फायर हिट हुआ है तो ड्रोन के कोई न कोई जो अवशेष है वो बॉर्डर एरिया में मिल सके। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आसपास हुआ ये सब कुछ। देखिए, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का ये इंसिडेंट है जब अल सुबह होती है, काफी तेज कड़ाके की ठंड होती है और घनघोर अंधेर होता है, उस समय का ये मूवमेंट है। और आसपास चूंकि बीएसएफ को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि ये हेरोइन ड्रॉप करने की मकसद से ड्रोन की मूवमेंट है, तो आसपास नाकाबंदी भी कराई गई है ताकि आसपास के क्षेत्रों से भी कोई संदिग्ध व्यक्ति गुजर रहा है तो उसको भी दर दबोचा जा सके। फिलहाल श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर सेक्टर के 11FA, 12FA और 24A एरिया को पूरी तरह से सील करके बीएसएफ के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और देखिए, भरतपुर से लगातार बड़ी खबर बनी हुई है। स्कूली बस आज दुर्घटनाग्रस्त हुई, डंपर ने टक्कर मारी, 15 से 20 बच्चे घायल हुए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ड्राइवर की हालत गंभीर है, अभी भी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये खबर महज सिर्फ दुर्घटना की नहीं है। इस दुर्घटना की वजह से भरतपुर प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल कलेक्टर ने शीतलहर और ठंड की स्थिति को देखते हुए जो आदेश निकाले थे उनकी निजी स्कूलों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये इस स्कूल बस ने साबित कर दिया है। छुट्टियां घोषित की गई हैं 8वीं तक की कक्षाओं के लिए 18 जनवरी तक। फिर आखिर इस बस में देखिए 15 से 20 बच्चे जो घायल हुए उनमें से अधिकतर 8वीं कक्षा या उसके नीचे के थे। ऐसे में छुट्टी के बावजूद भी निजी स्कूल संचालित हो रहे थे, यह साफ हो गया। और दूसरा, जिस वक्त ये बस चली और दुर्घटनाग्रस्त हुई वो ये बताने के लिए काफी है कि कलेक्टर के आदेशों का जो दूसरा पॉइंट था कि अगर स्कूल खुलते हैं 9वीं से 12वीं के लिए तो उन्हें 10 बजे से संचालन शुरू करना है। लेकिन उसके काफी पहले यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसने ये भी बता दिया कि कलेक्टर के आदेश के दूसरे पॉइंट की भी निजी स्कूलों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नदबई कस्बे में ज्यादातर स्कूल संचालित हो रहे हैं और प्रशासन इस पर अभी फिलहाल जब भी हम उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं हमसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है और किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को ब्रेक किया है, सबसे पहले आप तक पहुंचाया है और लगातार जवाब तलाशते रहेगी हमारी टीम।
और सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अपडेट्स हैं? आप लगातार आला अधिकारियों से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? क्या कुछ जवाब देने की स्थिति में भी हैं? क्योंकि एक दुर्घटना ने ये कह दिया, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। देखिए स्वप्निल, पूरे मामले में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब एक दूसरे की जो है बगलें झांक रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर टालम टोल कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर जो हादसा हुआ और हादसे के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो है रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि जो गंभीर घायल थे बच्चे, उनको नदबई से रेफर किया गया है और आरबीएम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। और कुछ बच्चों को अभिभावक जो है वो निजी अस्पताल में लेकर भी पहुंचे, यानी कि घटना में 20 से 25 बच्चे घायल हुए थे। उनमें से अमूमन जो मामूली चोटें आई थी 15 से 20 बच्चों को, उनको छुट्टी दे दी गई है और आधा दर्जन से अधिक जो बच्चे हैं उनको गंभीर हालत में नदबई से भरतपुर रेफर किया गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं और बच्चों से पूरी जो जानकारी है वो ले रहे हैं और चिकित्सा जो है उनको निर्देश दिए गए चिकित्सकों को बेहतर इलाज जो है बच्चों का किया जाए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जब जिला कलेक्टर ने छुट्टियों के आदेश दिए थे तो फिर स्कूल संचालित कैसे हो रहे थे? इस मामले में जो है कोई भी जवाब अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जब इस पूरे मामले में उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर जिला कलेक्टर अस्पताल पहुंचे हैं तो अभिभावक उनको बताएंगे कि कितने दिनों से स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और कलेक्टर इसे सीरियसली लेंगे और उस अधिकारी से सवाल पूछेंगे जिसकी जिम्मेदारी थी ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करने की, और उनसे पूछा जाए कि आखिर खामी कहां निकली है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।